CUET पीजी के लिए पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज और करेंगे, पिछले 3 साल के तो कर लिए हैं, आज हम करेंगे 2021 के। इसमें 12 क्वेश्चन आए थे। ये PYQ की एक सीरीज चल रही है चैनल पर, अगर आप नए हैं नहीं पता तो रेगुलर हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। 2 यूनिट के हमने ऑलरेडी कर दिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब हम पॉल थ्योरी पे कर रहे हैं और आज ये भी खत्म हो जाएगा, कल हम फिर IR की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इन केस आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में इंटरेस्टेड है, अगर आपको खुद पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कोई कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपके कंसेप्ट्स क्लियर कराएंगे, डाउट रेजोल्यूशन सेशंस लेंगे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा इन केस CUET PG पॉलिटिकल साइंस का फुल पैक आप देख रहे हो, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए, ई-बुक्स भी मिल जाए, ये वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाए, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर महा बचत पैक भी हमने बना रखा है CUET PG पॉलिटिकल साइंस का। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये पूछ रखा है, इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करती है? क्या वो कम्युनिटेरियनिज्म है, अनार्किज्म है, एनवायरमेंटलिज्म है या लिबरलिज्म है? इसका राइट आंसर है अनार्किज्म बात करती है, क्योंकि अनार्किज्म अराजकता जिसे आप कहते हो हिंदी में, उसका बेसिकली पॉलिटिकल फिलॉसफी में मकसद यही है कि जो भी गवर्नमेंट है वो होनी ही नहीं चाहिए। एनी फॉर्म ऑफ कंपल्सरी गवर्नमेंट शुड बी रिजेक्टेड और शुड बी एलिमिनेटेड, ये नहीं होनी चाहिए। अनार्किज्म वर्ड एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव होता है, वो ग्रीक वर्ड है अवेपैक्सिया। इसका मतलब होता है विदाउट आर्कन्स और विदाउट रूलर्स, जिसका कहने का मतलब है, इसका जनरल मीनिंग ये बनता है कि जितनी भी रूलरशिप की फॉर्म होती है जिसमें राज कहने की भावना होती है, वो अनडिज़ायरेबल है और अबॉलिश कर देनी चाहिए, वो होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए ये अराजकता की फ़िलॉसफी है, अनार्किज्म की फ़िलॉसफी है, गवर्नमेंट और स्टेट के अगेंस्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है, लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स विद दैट ऑफ लिबर्टी ऑफ एशियंट्स के साथ कौन कंपेयर करता है? यानी ये 2 लिबर्टी की जो टाइप्स है, ये किसने दे रखी है? बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने दे रखी है, थॉमस पॉग ने दे रखी है, थॉमस पिकेटी ने दे रखी है, समीर आमीन ने दे रखी है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने दे रखी है ये टाइप। तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट का एक ऐसे है जिसका नाम है लिबर्टी ऑफ एशियन कंपेयर विद दैट ऑफ मॉडर्न्स, 1819 में आता है। ये कहते हैं लिबर्टी के 2 कंसेप्ट्स देखे जा सकते हैं। एक है लिबर्टी ऑफ एशियन, जहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन सिटीजन की पब्लिक लाइफ में या डिसीजन मेकिंग में कही जाती थी, जो हमें एथेंस में ग्रीक में देखने को मिलती थी। वहीं दूसरी ओर लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स का मतलब है कि फ्रीडम मिलना और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस का कम होना, जहाँ पर इंडिविजुअल अपने गोल्स और इंटरेस्ट को इंजॉय कर सके, परसुए कर सके। लिबर्टी ऑफ एशियन में ऐसी चीज़ नहीं थी कि इंडिविजुअल अपने गोल्स को परस्यू करे, अपने इंटरेस्ट को। वहाँ पर मतलब ही लिबर्टी का ये होता था कि आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सको, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सको, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सको। तो ये लिबर्टी की वैल्यू होती थी। लेकिन अभी लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स में एक नए कंसेप्ट को जोड़ दिया गया है, वो है इंडिविजुअल को फ्रीडम देना। पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये बेंजामिन कॉन्स्टेंट हमें समझाते हैं। राइट्स एज ट्रम्प्स, ये किसके साथ लिंक है? रोनाल्ड डवर्किन के साथ लिंक है, जॉन रॉल्स के साथ लिंक है, बैंथम के साथ या JS मिल के साथ। ये पिछले साल का जो एग्ज़ाम था, यानी इससे पहले वाला 2022 वाला भी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा रखा है, राइट एज ट्रम्प्स। तो इसका राइट आंसर है रोनाल्ड डवर्किन। ये पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया आपको कि राइट एज ट्रम्प्स, सबसे पहले ट्रम्प समझना होगा क्या मीनिंग होता है। जब हम कार्ड्स खेलते हैं, जिसे हम ताश कहते हैं, तो उसमें एक ट्रम्प कार्ड होता है जिसकी वैल्यू बाकी कार्ड से ज़्यादा होती है। तो ये राइट को भी एज ए ट्रम्प समझ रहे हैं कि ऐसी चीज़ है जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता, सोसाइटी के नॉर्म्स उससे बढ़कर नहीं है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स किसी लॉ बुक में लिख दिए गए हैं तो वो सोसाइटी के नॉर्म से नहीं बढ़े हैं, वो राइट एज ट्रम्प की तरह काम करते हैं, वो इनएलिएनेबल हैं, उनको वायलेट नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसे समझाते हैं डवर्किन। नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में इनमें से कौन जो है डिफरेंशिएट करता है, आपने बताना है। स्किनर है, फिलिप पैटिट है, इसाइया बर्लिन है या जॉन रॉल्स है? इसका राइट आंसर है बर्लिन है, क्योंकि बर्लिन 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी का एक ऐसे भी लिखते हैं, उसमें एक्सप्लेन करते हैं नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि आप पर्सन के जो भी एक्शन होंगे उसमें इंटरफेरेंस ना दे, एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। और वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि इंडिविजुअल जो है अपने आप पर मास्टरी हासिल करना चाहता है, अपने आप को ग्रो करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, वो कर पाए, ये पॉजिटिव लिबर्टी में आता है।
हालांकि पर्सनली ईसाइया बर्लिन कहते थे पॉजिटिव लिबर्टी में टोटलिटेरियनिज्म की हमें पोटेंशियल दिखाई देती है, वो नेगेटिव लिबर्टी को प्रेफर करते हैं ओवर द पॉजिटिव लिबर्टी। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चार्ल्स टेलर ने इनमें से किस पे काम किया है? इंपीरियलिज्म पर, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन पर, फेमिनिज्म पर या एनवायरमेंटलिज्म पर? राइट आंसर है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, उनका एक फेमस वर्क है। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन एक ऐसे भी लिखते हैं, वो 1992 में आता है। वो कहते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्यों जो लोग हैं जेंडर, रेस या एथनिसिटीज़ के बेसिस पे अलग अलग राइट्स की डिमांड करने लगे हैं, क्लेम्स करने लगे हैं। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं इसको पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन कि कुछ ग्रुप्स जो है विद इन द एग्जिस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सिस्टम में अपने स्पेशल राइट्स की डिमांड करते हैं, रिकॉग्निशन की डिमांड करते हैं कि हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाए, ना कि असिमिलेट किया जाए। आपका जो जनरल सिस्टम है उसमें हमारे स्पेशल राइट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। वो जेंडर के बेस पे भी हो सकता है, रेस और एथनिसिटी के बेस पे भी डिमांड की जा सकती है। इनमें से किसने कैपेबिलिटी अप्रोच दी है? क्या वो अमर्त्य सेन है, अमरजीत बैनर्जी है, थॉमस फ्रीडमैन है या जगदीश भगवती है? इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच में बेसिकली क्या डिफ़ाइन करना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि हमें जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बातें आती हैं, इक्वालिटी की बातें आती है, तो हम कुछ चीज़ें मिसिंग कर जाते हैं। वो है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी अप्रोच बात करती है कि हमें इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना होगा। इसकी वो एग्जांपल भी देते हैं कि हमने जब एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस में आप एजुकेशन को सस्ता कर दो, आप फ्री बुक्स देने की बातें करो, आप ऐसी बातें करो, ठीक है कहते हैं, लेकिन ध्यान इस चीज़ पे नहीं है, फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि वहाँ लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं। अगर इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में ध्यान देंगे, तो हम सही एम को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम गलत एम को फॉलो कर रहे हैं, उससे कोई फिर बेनिफिट नहीं होगा। तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच में अमर्त्य सेन हमें समझाना चाहते थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है इनमें से कौन सा थिंकर लिबर्टेरियन थिंकर है? माइकल सैंडल, माइकल वाल्जर, चार्ल्स टेलर या रॉबर्ट नॉजिक? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट नॉजिक, क्योंकि सैंडल, वाल्जर, टेलर जो है वो कम्युनिटेरियन अप्रोच में आते हैं और रॉबर्ट नॉजिक वहीं दूसरी ओर लिबर्टेरियन थिंकर कहलाए जाते हैं। लिबर्टेरियन थिंकर वो कहलाए जाते हैं अपने मेजर वर्क की वजह से, जो जिसका नाम है अनआर्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 में पब्लिश होता है। इसमें रॉबर्ट नॉजिक जो है बात करते हैं कि कैसे स्टेट की इंटरफेरेंस जो है कम होनी चाहिए, वहाँ पर फ्री मार्केट का रोल होना चाहिए, लेसे फेयर की भी ये बात करते हैं। तो इस तरह से ये लिबर्टेरियनिज्म की कैटेगरी में इनको शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द पर्सनल इज पॉलिटिकल, इनमें से किस आइडियोलॉजी का स्लोगन है? फेमिनिज्म का है, लिबरलिज्म का है, कम्युनिटेरियनिज्म का है या लिबर्टेरियनिज्म का है? तो राइट आंसर इसका है फेमिनिज्म का है। पर्सनल इज पॉलिटिकल फेमिनिज्म का है ये स्लोगन है, जिसमें कहते हैं कि जो पर्सनली या विद इन द डोमेस्टिक लेवल, विद इन द फैमिली, अगर किसी महिला के साथ, वुमेन के साथ कुछ भी हो रहा है वहाँ पर, तो वो भी अपने आप में पॉलिटिकल ही कहलाएगा। अब कहने का मतलब ये है क्योंकि लीगल लॉज जो थे, फेमिनिज्म ने ये रियलाइज़ किया कि वो पब्लिक अफेयर्स पे तो प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, लेकिन प्राइवेट अफेयर्स पर वो लॉ लागू ही नहीं होते, वहाँ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते थे, इसके कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करते थे जब तक फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि अगर डोमेस्टिक लेवल पर मारपीट की जा रही है, वायलेंस की जा रही है, ताड़ना की जा रही है, तो इसको भी यहाँ पर भी हमें ऐसे जेंडर्स को जो वल्नरेबल बन चुका है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वुमेन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इससे चलते हुए ही आया कि जो पर्सनल लेवल पर हो रहा है, पॉलिटिकल लेवल पर भी देखा जाए, तो तभी ये स्लोगन बना पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, और ये फेमस हो जाता है। 1970s में कहते हैं एक ऐसे पब्लिश करते हैं, एक फेमिनिस्ट है कैरोल हैनिश, वहाँ से ये निकल कर आता है ये स्लोगन। हालांकि ये स्लोगन उसी का है, ये अनसर्टन ही रहता है, लेकिन ये फेमस हो रखा है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है इनमें से कौन सा थिंकर कम्युनिटेरियन थिंकर कहलाता है? माइकल सैंडल, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन। इसका राइट आंसर है माइकल सैंडल कहलाते हैं। बाकी के ये जो तीन थिंकर हैं, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रेडरिक हैयक या मिल्टन फ्रीडमैन, ये कौन से हैं? ये बिलोंग करते हैं लिबर्टेरियन थिंकर की कैटेगरी के साथ। माइकल सैंडल हालांकि कम्युनिटेरियन थिंकर है।
तो कम्युनिटेरियन थ्योरी बेसिकली किन चीज़ों की बात करती है? वो कहती है कि इंडिविजुअल्स को एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल ना देखा जाए, सोसाइटी से अलग करके ना देखा जाए, और हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इंडिविजुअल की जो भलाई है उसको सोसाइटी की भलाई से अलग करके देखा जाए। ये कहते हैं दोनों ही साथ साथ है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अलग अलग करके ना देखा जाए। तो ये इसलिए कम्युनिटेरियन थिंकर कहलाते हैं। कम्युनिटी के साथ इंडिविजुअल को जब जोड़ देते हैं कि उसी का पार्ट है, उसे अलग करके नहीं देखना चाहिए, तो ये कम्युनिटेरियन थिंकर ऐसे देते हैं। तो इसमें ये नहीं कहते कि इंडिविजुअल्स को अनलिमिटेड फ्रीडम मिल जाए जैसे लिबर्टेरियन कहते हैं। ये कहते हैं ये सोसाइटी का पार्ट है, उनको सोसाइटी में रहकर ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो जो करेंगे वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी चीज़, इसलिए हम उसको सोसाइटी से अलग करके देख लें, ये गलत है। कम्युनिटेरियन थिंकर और थ्योरिस्ट जो है ऐसी ही बातें करेंगे। आगे एक क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा गया है कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और स्टेट जो है, इनमें से किस थिंकर ने माने हैं कि दोनों ही लिंक्ड होते हैं? टी.एच. ग्रीन है, जे.एस. मिल है, आर.एम. मैकाइवर है या लास्की है? राइट आंसर है टी.एच. ग्रीन ने ये कहा है। टी.एच. ग्रीन कैसे या क्या तर्क देते हैं कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और स्टेट जो है आपस में लिंक होते हैं? वो तर्क देते हैं एक कंसेप्ट को लेकर, वो कंसेप्ट है कॉमन गुड का। कॉमन गुड का मतलब होता है सार्वजनिक भलाई, सबकी भलाई। वो कहते हैं सोसाइटी में कॉमन गुड का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं स्टेट ये पॉसिबल कर पाती है जहाँ पर इंडिविजुअल को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी भलाई जो है वो सार्वजनिक भलाई में ही है, कॉमन गुड में ही है। तो जब उसको ये चीज़ें रियलाइज़ होती है तभी जाकर उसको समझ आएगी कि उसकी जो अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, चाहे वो मॉरल डेवलपमेंट है या एक सेल्फ रियलाइजेशन की वो स्टेज पर पहुंचेगा, अपनी पोटेंशियल को फुली रियलाइज़ करेगा, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब तक कॉमन गुड जो चल रहा है, सार्वजनिक भलाई सबकी हो रही है, उसी में उसकी भलाई हो रही है। कहते इसीलिए स्टेट ये चीज़ पॉसिबल करा सकती है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं हो सकती। क्योंकि अब स्टेट पॉसिबल करा सकती है तो इसलिए स्टेट को ओबे करना होगा। यहाँ पर आ जाती है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कि आप पॉलिटिकली ऑब्लाइज्ड हो स्टेट को ओबे करने के लिए, उसके लॉ को ओबे करने के लिए, क्योंकि उसको ओबे करने में कॉमन गुड का फ़ायदा है, सार्वजनिक भलाई का फ़ायदा है, और सार्वजनिक भलाई का फ़ायदा है, कॉमन गुड का फ़ायदा, उसमें आपका भी फ़ायदा है। तो जब आपको अपना फ़ायदा कॉमन गुड के साथ दिखेगा वो स्टेट ही पॉसिबल करा पाएगी, इसलिए आप उसको ओबे ही करें तो तभी ठीक होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है रॉबर्ट मैरिसन मैकैबरी ने इनमें से एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम बताना है। मॉडर्न स्टेट, लेवियाथन, मॉडर्न प्रिंस या होमो सैसर, कौन सी उनकी बुक है? मॉडर्न स्टेट उनकी बुक का नाम है। मॉडर्न स्टेट कब पब्लिश होती है? 1926 में होती है। यहाँ पर वो कहते हैं स्टेट की अपने आप में कोई परफेक्ट फॉर्म नहीं हो सकती कि स्टेट बन गई और सब कुछ डन हो गया और स्टेट में डेमोक्रेसी आ गई, सब कुछ डन हो गया। कहते हैं ये डेमोक्रेसी चीज़ें तो स्टेट में एक शुरुआत है, ये एंड थोड़ी ना है अपने आप में। तो स्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इंसान के लिए जो बदलता रहेगा इंसान की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली। तो ये मॉडर्न स्टेट की राइटिंग में वो ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सेस टू एडवांटेज, इनमें से कौन से थिंकर ने ये प्रिंसिपल दिया है? एक्सेस टू एडवांटेज का प्रिंसिपल जी.ए. कोहेन ने दिया है। अब कोहेन क्या कहते हैं? उनकी राइटिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड एक्सेस टू एडवांटेज, जो 2014 में पब्लिश होती है। इसको शॉर्ट और इजी वे में अगर आपको समझाऊं तो एक्सेस टू एडवांटेज का मतलब है एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। ये कहते हैं जब भी हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने तक आप सीमित मत रहिए। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो, एक्सेस टू एडवांटेज हो, ताकि वो अपनी लाइफ को फिलफिल कर सके और बढ़िया तरीके से जी सके। तो ये एक्सेस ऑफ एडवांटेज जी.ए. कोहेन का कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है, ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो PYQ से ही देख रहे होंगे आपने हमने कितना कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बहुत सारे नए थिंकर के नाम भी आपको पता चलते हैं। इसलिए PYQ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप तैयारी करते हैं। अगली वीडियो में हम IR के टॉपिक के साथ मिलेंगे, IR के PYQ कवर करेंगे। उसमें भी बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़नी है, समझनी है, अवेलेबल आपने रहना है मेरे साथ। PYQ हम ईजिली ख़त्म कर देंगे।
वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट्स को मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट हम कवर कर रहे हैं, एक एक चीज़ हम बारीकियों से देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल लेवल पर कोई मिस्टेक ना हो जाए। और उसके लिए आप कोर्स में अगर एनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आज मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय।